अस्सलामुअलैकुम। सुपर लीग सुपर मुकाबले की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। और अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं सारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। और अब जो सारी टीम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जितने भी कार्ड्स हैं वो ओपन करती जा रही हैं। और जो इब्तिदाई मैचेस में कुछ टीम से गलतियां हुई हैं उसको सीखते हुए कुछ चेंजेस भी करती जा रही हैं। और कुछ चेंजेस ऐसी हैं जिनका हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे शो में सलमान भट्ट तस्करा करते रहते हैं। क्रिकेट एनालिसिस के लिए, एक्सपर्टीज के लिए सलमान भट्ट हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे हैं? मजा आ रहा है आज के मैच का? देखिए, स्टार्ट तो लाहौर ने बड़ा अच्छा कर लिया है। अब लाहौर का मैच होता है ना तो वो बायस्ड हो जाते हैं हम लोग ऑब्वियसली, क्योंकि लाहौर से हैं और मैं लाहौर की टीम से खेला भी हूँ। तो एक इंथुजियास्टिक फीलिंग जो इनके साथ अटैच्ड है वो शायद बाकियों के साथ नहीं होती, इसी वजह से। तो स्टार्ट तो अच्छा हो गया है, लेकिन ये पार्टनरशिप है रिजवान एंड विंस, दोनों फॉर्म में है। स्पेशली रिजवान का आर्ट है पूरा मैच चलाने का, तो ही इज़ द डेंजर मैन फॉर लाहौर। इसका आउट होना ज़रूरी है, लेकिन फॉर मुल्तान ज़रूरी है कि ये खड़ा रहे। ये खड़ा रहेगा तो वो बासानी मैच जीत सकते हैं। so लेकिन जो क्रिस लिन को बॉल कराई है शाहीन आफरीदी ने, क्या खूबसूरत आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। आई थिंक शाहीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। स्पेशली नए बॉल के साथ बहुत कंसिस्टेंटली विकेट लेते हैं पहले ओवर में। और ये बड़ी एक यूनिक टैलेंट है कि नए बॉल के साथ यॉर्कर्स करना इतने कंट्रोल के साथ। और आई थिंक कि उसने तो लिन को कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब उसको तो कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ। हालांकि आज वो बड़े फोकस दिखाई दे रहे थे, आप भी कह रहे थे। हाँ जी, वो हम आपको पता, तारीफ जब किसी की करते हैं तो फिर उसके दिन कम होते हैं। तो वो लिन आज उसकी बारी थी। चलें, अब 158 रन का टारगेट है मुल्तान के पास और देखते हैं कि आज ये मैच जीतते हैं या नहीं। स्कोर तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाया लाहौर कलंदर्स ने, लेकिन बॉलिंग अटैक लाहौर कलंदर्स का काफ़ी मजबूत है, ये हम सब जानते हैं। कुछ लाहौर की बैटिंग की बात कर लेते हैं सलमान। ओपनिंग जोड़ी जो है वो आज किस ख्याल में आई थी? वो स्कोर करना चाह रहे थे, शायद वो चाह रहे थे कि एक सेडेट सा स्टार्ट हो, कि 2-3 ओवर देख लें। लेकिन सोहेल खान ने बड़ा अच्छा बॉल किया, उसका नया बॉल स्विंग हो रहा था। हम जिक्र कर रहे थे कि एक फुल सीजन बॉलर का खेलना ज़रूरी है। और जब मुल्तान ने वो नेसेसरी चेंज किया तो रिजल्ट्स आपके सामने। आखिरी ओवर में उसे सिर्फ 5 रन दिए, कोई बड़ी शॉट नहीं लगी। और पहले जिस तरह पावर प्ले के ओवर्स किए, ओपनर्स को रूम नहीं दिया, और उसी डॉट बॉल्स के प्रेशर की वजह से वो ओपनर्स गलत शॉट्स खेल के आउट हुए। सो ये एक एक्सपीरियंस्ड और अच्छा बॉलर जो है इतना फ़र्क डालता है आपकी बॉलिंग को। सो आई थिंक कि लाहौर कलंदर्स को रोकने में उसका बड़ा हाथ है, बिकॉज इन फॉर्म थे। फ़खर जमान पिछला मैच आउटस्टैंडिंग खेले, आज उनको लगा मौका नहीं दिया बॉलर्स ने। फिर हफीज़ बहुत अच्छा खेल रहे हैं एज़ यूजुअल, जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली रन आउट वॉज द ओनली वे। ऐसा लग रहा था कि ये रन आउट ही होंगे और वो रन आउट ही हो गए। क्या कह सकते हैं, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो टर्निंग पॉइंट था। 20-25 रन एटलीस्ट हफीज़ के जाने से फर्क पड़ा है कि हफीज़ जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। और सलमान भी जैसे कि बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ रन आउट ही किया जा सकता है, और फिर वही हुआ, रन आउट ही हुए हैं। खैर, अगर बाकी टीम की बात की जाए, बेन डंक से जो हमारी उम्मीदें हैं, हम तो इंतज़ार में हैं उनकी वो इनिंग्स देखने के जिसमें चौके और छक्के हों। वो भी अभी तक उस तरह से ऑफ तरह नहीं दिखा। देखिए, बेन डंक ने ना लास्ट ईयर जो है वो एक ड्रीम रन थी उनकी। उन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर लिया कि अब लोग हर वक्त उनको उस तरह जज करते हैं, और जब वो उसको मीट नहीं करते तो लगता है कि ये कोई एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ नहीं हो रही, तो आपको लगता है बड़ा ऑर्डिनरी चल रहा है। तो वो आउटस्टैंडिंग नॉक्स थी पिछले साल जो थी, तो उसको रिपीट करना विल नॉट बी दैट ईजी। टीमों ने उनके ऊपर वर्क भी किया होगा कि उनके स्ट्रॉन्ग जोन्स क्या हैं, कहाँ वो फंसते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। एक आधी इनिंग उनकी अच्छी लगेगी, फिर वो उस फ्लो में आएंगे। यू नेवर नो इन क्रिकेट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली टीम्स ने वर्कआउट किया है, और वो इतना आसान शायद इस साल ना हो जो पिछले साल था। ठीक है, चले वो कीपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सबसे पहले लाहौर कलंदर्स के कैप्टन की बात कर लें, तीसरा मैच है और उनकी भी फॉर्म ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब ही है। तो अगर कैप्टन की अपनी फॉर्म ख़राब होगी तो फिर यकीनन उनका कॉन्फिडेंस भी शेक होगा, फिर किस तरह से मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपने रेज़ किया। कैप्टन जब भी फॉर्म में होता है उसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, और वो प्रेशर फ्री बल्कि दिलेरी से डिसीजंस लेता है। और जब आपके ऊपर एक तलवार ना लटक रही हो अपनी परफॉर्मेंस की, तो माइंड बड़ा आपका क्लियर होता है। इस टाइम पे उनकी फॉर्म T10 में तो अच्छी थी, लेकिन जब से PSL स्टार्ट हुई, आज 3rd गेम है, रन्स नहीं मिल रहे उन्हें। तो वो जितने मैचेस इस तरह के गुजरेंगे जिसमें रन्स ना हो, तो डेफिनेटली आई थिंक उनकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि वो आने वाले मैचेस में रन्स करें। लाहौर के लिए देख रहे हैं ना, रिजवान के तो फीचर्स ही बदल गए हैं जब से उनकी माशाल्लाह से फॉर्म अच्छी है।
खूबसूरत हो गए हैं, फीचर्स बदल गए, खूबसूरत हो गए, मैं ये कहना चाह रही थी। एनीवे, अब कुछ आज के मैच के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो पिछला मैच है वो हम कैसे भूल सकते हैं। इतना ज्यादा स्कोर करने के बाद कराची किंग्स हार गए। कराची किंग्स के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? देखिए, लम्हा फिक्रिया तो है जब आपका कैप्टन जो है स्कूल बॉय एरर्स करे, कि आपको पता है कि 197 में दूसरी टीम ने आपका पावर प्ले टारगेट करना है, आपको पहले ओवर में अल्लाह ने विकेट दे दी, दूसरे ओवर में विकेट दे दी, तो आप तीसरा ओवर क्यों नहीं अपने बेस्ट बॉलर से करा रहे हैं, या खुद करें क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं पावर प्ले के, या मोहम्मद आमिर से ही कंटिन्यूटी रखते। पहले आमिर यामीन को दिया, हेल्स ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, उसके बाद दूसरा बॉलर ले आए। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप हर ओवर में नया बॉलर लाते जाएं पहले 5 ओवर्स। ये कभी कभार ये चीज़ सही लगती है, जब आप इस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं तो एट टाइम्स पहला ओवर बॉलर का अच्छा नहीं होता। तो ये तो आपको यू शुड हैव गॉन फॉर द किल, इनफैक्ट यू चोज अदरवाइज, जिसका इस्लामाबाद ने पूरा फ़ायदा उठाया। मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद की बहुत तारीफ़ बनती है जिस तरह उन्होंने मैच को अप्रोच किया। उन्होंने 2 विकेटें गिरने के बावजूद काउंटर अटैक किया, और जब उन्होंने पावर प्ले को कहते हैं कि मतलब डेसिमेट कर दिया कराची की बॉलिंग को। टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? और जैसे कि आप कहते हैं कि अगर क्राउड होता और 1 ओवर में 29 रन पड़ रहे होते तो क्या प्रेशर डेवलप हो जाना था बॉलर के ऊपर? तो टर्निंग पॉइंट क्या रहा? आई थिंक एक तो ये ओवर था डेफिनेटली, इसके बाद एवरेज 8 की रह गई थी। इससे पहले अगर हम बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम ने आखिरी 21 बॉलों में कोई बाउंड्री नहीं लगाई, तो वो रन्स भी बढ़ सकते थे, वो 15-20 रन्स का फ़र्क पड़ सकता था। वहाँ पर जहाँ पर शर्जील और बाबर खेल रहे थे, 21 बॉलों में कोई बाउंड्री ना लगना, आई थिंक ये टीम की हेल्थ के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनसे फॉल्ट कहेंगे कि उससे लगी नहीं शॉट, उसने ट्राई की बट ही वाज़न्ट गुड इनफ एट द टाइम। भी हम साथ दिखा देते हैं, रेडी हैं टर्निंग पॉइंट के व्यूअर्स को। तो वो जो 21 बॉलें थी ना, वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो ये हम विजुअल सिखा रहे हैं सलमान, ये टर्निंग पॉइंट था। एक तो ये ओवर था आमिर यामीन का, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि बाउंड्री नहीं लगी। ये सर्वाइवल की कोई जंग तो नहीं थी? नो डाउट मैंने इस पे बात करनी थी, शर्जील खान ने सेंचुरी बनाई, तो ये सर्वाइवल की वजह से तो नहीं हुआ कि दोनों स्लो खेल रहे थे? खैर बाबर आजम का तो स्टाइल है, तो पाकिस्तान के कैप्टन है, दुनिया के टॉप प्लेयर्स में, उनके तो सर्वाइवल का क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि उसने कोशिश बहुत की लेकिन उससे हिट नहीं लगी, तो वो क्रेडिट चाहे इस्लामाबाद की बॉलिंग को दे दें, चाहे बाबर का लैक ऑफ फॉर्म को कह लें, लेकिन वो फ़ायदा इस्लामाबाद को हुआ, वो 21 बॉलों का, वहाँ पे कोई हिट नहीं लगी। फिर इमाद वसीम ने, मोहम्मद नबी एक बड़े एस्टैब्लिश बॉलर है, दुनिया की हर लीग खेलते हैं, उनको बॉलिंग इतनी लेट दी, और जब वो लेकर आए उसने वहाँ पर भी मैच बना दिया। तो एक कैप्टन को पता होना चाहिए अपने रिसोर्सेज का और उसको कहाँ यूज़ करना है। आई थिंक कि पुअर कैप्टनसी जो थी ना, उसने कराची की डाउनफॉल में बहुत किरदार अदा किया। मोहम्मद आमिर जिनके ऊपर पिछले दिनों काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, एक बर्डन ऑफ प्रूफ भी होता है, आपको पता है कि मीडिया तो फिर हाइप क्रिएट कर ही देता है। उनको 44 रन्स पड़े, उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं? उनको विकेट भी नहीं मिली। देखिए, आई थिंक वो कोशिश की उसने यॉर्कर्स करने की, आउट स्मार्ट करने की कोशिश की, और ख़ुद आउट स्मार्ट हो गए। मतलब सबको पता है कि इफ्तिखार शॉर्ट बॉल को अच्छी हिट मारते हैं, उसको स्लोअर वन बाउंसर कर दिया, और आसिफ अली अगली बॉल को ज़्यादा हिट मारते हैं तो उसको आगे फुल टॉस दे दिया। तो दोनों को वो प्रोवाइड कर गया जो वो चाहते थे। तो आई थिंक कि वहाँ पर अगर वो प्रिसाइज यॉर्कर्स होते तो शायद वो हिट ना लगती, लेकिन फुल टॉस हो गया। एट टाइम्स बॉलर जो करना चाहता है वो नहीं होता। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊंगी कि सलमान ने पहले दिन से ही, जब मैं इनसे पूछ रही थी कि आप बताएंगे कौन सी टीम की क्या वीकनेस या स्ट्रेंथ हो सकती है, तो सलमान ने बता दिया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग है ना, वो एंड तक है, और उन्होंने साबित किया कि ऊपर से लेके नीचे तक सबने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की और एक मुश्किल मैच अपनी टीम को जिता के। पहला मैच देखें जिस तरह उस मैच को उन्होंने किया फाइट आखिर तक, उसके बाद जब बैटिंग पे बात आई, अभी तो उनके हसन अली तक तो सारे बैटिंग करते हैं, और हसन अली की भी फर्स्ट क्लास 100 है। सो ये दुनिया में अगर टीमों की मिसाल लें तो इंग्लैंड का लास्ट मैन है जिसकी फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं जी, आदिल रशीद। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बैटिंग का कुछ ट्रेंड ऐसा ही है कि 11वें नंबर तक प्लेयर ऐसा आता है कि वो मैच बदल सकता है। सो आई गेस के इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमेशा चेजिंग मैच रहेगा अगेंस्ट एनी टीम, क्योंकि वो आखिर तक बैटिंग करते हैं। और इंटेलिजेंट क्रिकेट, हुसैन तलत और इफ्तिखार ने जिस तरह पार्टनरशिप लगाई, बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली, ऐसी ही क्रिकेट खेलनी जो उन्होंने कहीं कराची को वापस आने का मौका ही नहीं दिया।
क्योंकि बीच में आप देखते हैं अगर वसीम अकरम के इंटरव्यूज़ वो कर रहे थे बाउंड्री पे, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमने 2 इकट्ठे विकेट्स ना लिए तो हम मैच नहीं जीतेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। अच्छा, लोग ना अब कुछ तनकीद भी कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर तनकीद हुई, हुसैन तलत के ऊपर हुई, आसिफ अली के ऊपर हुई कि ठीक है PSL में तो ये परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन अगर T20 में इनको नेशनल टीम में मौका मिलेगा फिर ये वहाँ जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आपको लगा है कि कुछ ये आगे जाके जैसे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो सबकी नजरें यही होती हैं कि कौन सा इनमें से प्लेयर जाके आगे T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सकता है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत फ़र्क है लीग क्रिकेट से। एंड ऑफ द डे दिस इज़ लीग क्रिकेट। इसमें 2-3 इंटरनेशनल बॉलर होते हैं, 2-3 ऐसे बॉलर होते हैं जो इमर्जिंग के होते हैं, पहली दफ़ा खेल रहे होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जिस पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तैयार होकर आती है, वो इस तरह की गलतियाँ नहीं करते, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होता है वहाँ पर, तो थोड़ी मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। और आसिफ अली और हुसैन का यहाँ पर पता होना चाहिए था कैप्टन को कि उन्हें किस किस्म की बॉलिंग करवानी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इमाद वसीम की कुछ ख़राब टैक्टिक्स की वजह से कराची ने सफ़र किया। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं वो? नहीं, आई गेस ही वाज शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, तभी तो उसने पावर प्ले में दूसरा ओवर नहीं किया। थोड़ा सा कहीं शायद झिझके कि शायद मुझे मारना पड़ जाए पावर प्ले में, एलेक्स हेल एक डेंजरस प्लेयर है, लेकिन ये डर होना नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव फियर ऑफ फेलियर तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और इस्लामाबाद ऑन द अदर हैंड विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने अडॉप्ट किया फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, वो ज़रा ब्रेवली खेले और फिर जीते मैच। ठीक है, और साथ साथ अपने व्यूअर्स को हम ये भी बताते रहे जो लाहौर कलंदर्स के फ़ैन हैं उनके लिए अच्छी और मुल्तान सुल्तान के फैंस के लिए बुरी खबर है कि दूसरी विकेट जो है वो गिर गई है, लेकिन अभी भी मुल्तान सुल्तान के पास भी बैटिंग में बड़ी डेप्थ है, तो मैच किसी भी साइड पे जा सकता है, नो डाउट। लेकिन लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग बहुत अच्छी है। एक बार फिर से हम लास्ट मैच के ऊपर ही जाते हैं। शादाब की, ठीक है, पूरी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन शादाब की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लास्ट मैच में भी हमने देखा, विकेट भी नहीं और कुछ अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाए। आपको लगता है कि ये जो कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस है वो आगे जाके इस टीम को मुतासिर कर सकती है? देखिए, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वो उस पर बैंक करते हैं। वो मिडल में उनका विकेट टेकर रहा है, जितने साल इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाब रही है वो बीच में विकेटें लेते हैं। अब उन्हें विकेट्स भी नहीं मिल रही, उल्टा रन्स हो रहे हैं, और वही प्रेशर उनकी बैटिंग में भी आ रहा है कि वो पिछले साल 1 डाउन आए थे, एट टाइम्स बहुत अच्छा खेले, कुछ टाइम लकी भी रहे। दिस टाइम लक इज़ नॉट ऑन हिज साइड और फॉर्म भी वो नहीं लग रही, तो मुश्किलात तो होंगी। अभी तक टीम जीत रही है तो वो आसरा है, कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी ठीक है, लेकिन जब टीम हारी और ख़ुद यही फॉर्म रही तो आप देखेंगे कि गलतियां मज़ीद होंगी। सो आई होप रियली सीरियसली कि वो कुछ करे बॉलिंग में अपनी, क्योंकि उसका मेन जो ही इज़ नोन फॉर हिज बॉलिंग उसकी 2-2.5 साल से अप टू द मार्क नहीं है, ना इंटरनेशनल लेवल पे ना इस लेवल पे। और मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि उसको 4 दिन की क्रिकेट खेलनी चाहिए। जब तक वो पूरा सीज़न नहीं खेलेगा उसकी बॉलिंग में बड़ा मुश्किल है उसका रिदम आना, तो वो अभी तक सफ़र कर रहा है, उसकी बॉलिंग में रिदम नहीं है, फुल टॉस भी कर देता है, कभी आगे करता है कभी पीछे करता है। उसमें बैट्समैन के लिए आसानी है हिट मारने में, रिस्क नहीं लेना पड़ता। आप देखें उस्मान कादिर एक जगह पे कर रहा है, विकेट्स मिल रही हैं। हाँ, तो यही चीज़ है, कंसिस्टेंसी लाइन और लेंथ में जब तक नहीं होगी आप बैट्समैन को तंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक जो है उनकी ऑब्वियसली शर्जील खान ने सेंचुरी बनाई है, तो हम उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा होगा ये, उनकी टीम के लिए भी। तो शर्जील खान, आपको लगा कि दिखाया उन्होंने कि यस आई एम बैक एंड नाउ आई एम रेडी? देखिए, शर्जील ने 4 डे में भी 100 किए हैं, 1 डे में भी 100 किया है, और T20 में भी अब रन्स कर दिए PSL में। जब भी उनके बारे में बात होती है, हमारे जो हेड कोच हैं वो हमेशा उनकी फिटनेस का तज़किरा करते हैं, लेकिन व्हाट गुड इज़ एन ओपनर? मेरा ये क्वेश्चन है उनसे कि वो क्या अच्छा है ओपनर जो कुछ ना करे और देखने में बड़ा फिट हो। एग्जैक्टली, ठीक है, तो अगर आप जिससे रन्स ना हो, जो आपकी टीम को फ़ायदा ना पहुंचा सके, जिसकी स्किल लेवल ना हो, तो चाहे 6 पैक है उसका क्या फ़ायदा टीम को? तो दिस इज़ समथिंग विच ही हैज़ टू आंसर। फिटनेस ही नहीं देखी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग। तो यू हैव टू मेक चॉइस जब आपके पास चॉइसेस हों। जब आपके पास चॉइस ही ना हो, उसके बावजूद आप अपनी बात पे अड़े रहें, तो फिर आपको कहीं ना कहीं सफाई देनी पड़ेगी, बिकॉज आप एक सीरीज जीते हैं, ज़्यादातर आप हारते आ रहे हैं। सो लेट्स सी वो क्या कहते हैं आगे। आपको लगता है कि उनको मिलना चाहिए? मैं तो इस ओपिनियन का हूँ कि इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग ही शुड बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। एनीवन, सिर्फ शर्जील नहीं, जो अच्छा कर रहा है उसे मुल्क के लिए खेलना चाहिए। ये मुल्क का हक है कि जो बेहतरीन परफॉर्मर है वो उसके लिए परफॉर्म करे आके। ये किसी की टीम नहीं होती, ये परफॉर्मर्स की टीम होती है। अच्छा, आप ये बात करें ना, तो अभी आज एक न्यूज़ भी आई है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे PSL से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट से ज़रूर। उमर अकमल
उनकी जो है सज़ा में कमी की गई है और उस पहले भी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम काट ही चुके हैं, तो अब वापस आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो आपको लगता है कि उसके बाद रीहैब में जाएंगे, उनके चांसेस हैं वापस आने के, आएंगे किस नंबर पे आ सकते हैं, कोई स्पेस बना सकते हैं अपने लिए? देखिए क्रिकेट में तो वो परफॉर्म करके वापस आएगा और ही इज़ गुड इनफ। अगर वो अपना एटीट्यूड अच्छा कर ले, अगर वो मेहनत करे, अपनी फिजिक को फिट कर ले, रन्स कर ले, ही इज़ गॉट ऑल द टैलेंट, तो क्यों नहीं वापस आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। वो तो आज भी एलिजिबल है खेलने के लिए, क्योंकि उसकी सज़ा ख़त्म हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, 4-5 दिन, हफ्ता हो गया उसका टाइम ख़त्म हुए। बात यह है कि इस सारे में कि रुसवाई किसकी हुई है? केस करने वाले भी पाकिस्तानी, जिसके ऊपर था वो भी पाकिस्तानी। यहाँ के एडजुडिकेटर ने जब उसका 1.5 साल कर दिया, आप 3 साल कराने वहाँ ले गए और वहाँ जाके उन्होंने 6 महीने और उसमें से कम कर दी। सो किसकी जग हंसाई हुई है? सो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी तौर पे की जाती हैं, उन पे थोड़ी तवज्जो दें। और हु आर वी आफ्टर, हम किसके पीछे पड़े थे? दोनों पार्टीज़ तो पाकिस्तानी थी और वहाँ जाके तो मौक़िफ़ उसका ठीक हो गया, उमर अकमल का, चले अल्लाह का शुक्र है कि उसका फ़ायदा हो गया। बहरहाल दीज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड इनटू, कि जब भी कुछ भी करने लगे तो देख लेंगे इसका इफेक्ट होना क्या है। इन एनी केस अगर वो उसके खिलाफ फैसला होता तब भी पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, और अगर उसके हक में हुआ है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात आ गई तो ज़रा इस पे अच्छा थॉट प्रोसेस होता, रिलीफ मिल गया। और अब देखते हैं ये खुशी की बात है, वापस आके अब जो उनके बड़े भाई हैं उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं या नहीं। डिस्कशन हमारी जारी है। आज जो दूसरा मैच होना है उसके ऊपर भी बात करनी है कि क्यों कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी तक हमें फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही, इंप्रेस नहीं कर पा रही, उसके ऊपर बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मुल्तान सुल्तान्स की इस वक्त बैटिंग जारी है और अभी तक मुल्तान सुल्तान्स के 2 ही आउट हैं और इस मैच के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वो आपको दूंगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी आज का मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट मैच है, वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और ये मैच दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को अभी तक वो स्टार्ट नहीं मिल पाया जो शायद उनके फैंस और वो खुद अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या उनका आइडियल कॉम्बिनेशन हो सकता है? और कुछ जो की प्लेयर्स हैं दोनों टीम्स के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सलमान, अभी तक कोयटा को समझ नहीं आ रही कि वो किसको खिलाएं तो वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाए, कोई विनिंग कॉम्बिनेशन मिल जाए। क्या आइडियल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? देखिए, द वन दैट स्टार्ट्स वर्किंग वो आइडियल हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स तो सारे केपेबल हैं। लेकिन आई थिंक जो मैं देख रहा हूँ उनका बेंटन जिस तरह का वो आके जल्द कर रहा है, या तो थोड़ा स्टेबल हो उसके बाद अटैक करें, लेकिन समहाउ इज़ नॉट स्टॉपिंग। तो मे बी कैमरून डेलपोर्ट इज़ समबडी जो कि एक अच्छी चॉइस है। उसने PSL में 100 भी किया हुआ है, बांग्लादेश लीग में भी उसने काफ़ी रन्स किए हैं। तो एक इस्टेब्लिश प्लेयर है जिसको पूरी इनिंग डेवलप करनी आती है। अगर वो उसके साथ जाएँ और डुप्लेसिस को मिडल ऑर्डर में ले आएँ और नीचे डेल स्टेन उनके आ जाएँ फास्ट बॉलर, तो मेरा ख्याल है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लाइनअप में ऐड हो जाएगा। क्योंकि डुप्लेसी दुनिया की हर लीग खेलते हैं, IPL खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के मेन प्लेयर्स में से हैं, तो इनिंग्स को बनाना आता है उन्हें। सो मेरा ख्याल है सरफराज के लिए आसानी होगी अगर वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स को साथ लेके चलें, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें अंदर उन्हें गाइडेंस भी मिलेगी। और फील्डिंग जो कि हमने पिछले मैच में देखी थी, डुप्लेसी टॉप फील्डर है दुनिया का, कैमरून डेलपोर्ट भी अच्छे फील्डर हैं और डेल स्टैन भी, अगर फास्ट बॉलर्स की फील्डिंग की बात करें तो दुनिया में बेस्ट में है। तो आई थिंक इससे उनकी फील्डिंग भी डेफिनेटली लिफ्ट होगी, एक्सपीरियंस भी बॉलिंग बैटिंग दोनों में ऐड होगा और काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा लड़कों में, क्योंकि जीतना बहुत ज़रूरी है सरफराज के लिए और उससे ज़्यादा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि अगर वो ये तीसरा मैच भी आता है तो एक स्ट्रीक बन जाएगी जिससे फिर निकलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, कुछ की प्लेयर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। सरफराज अहमद वर्सेस हम दूसरी जानिब में विकेट कीपर ही रख लेते हैं कामरान अकमल, और पिछले मैच में भी अच्छा उन्होंने स्टार्ट दे दिया था अपनी टीम को। तो क्या कहेंगे आप विकेट कीपर वर्सेस? ये दोनों ने अच्छी इनिंग खेली है लास्ट मैचेस में। सरफराज भी अच्छा खेले हैं, कामरान अकमल भी थोड़ा सा लगे हैं, जो उनकी झलक है कि जब वो खेलते हैं तो दूसरी टीम को आउट क्लास करते हैं, तो वो 30-35 रन ऐसे ही थे। तो अगर वो उसको प्रोलॉन्ग कर जाते हैं तो फिर तो ख़तरे की घंटी है कोयटा के लिए, क्योंकि वो किसी भी बॉलिंग को फिर वो नहीं देखते कि कौन है सामने। जिस दिन उसका दिन होता है उस दिन फिर कामरान का दिन होता है। सरफराज थोड़ी सटल इनिंग खेलते हैं, थोड़ा आराम से खेलते हैं, वो डिफरेंट है।
कामरान की जितने खतरनाक नहीं है, तो उससे शायद उतना बॉलिंग को खतरा ना हो, कामरान से बहुत ज़्यादा खतरा। सही। और दूसरी जानिब शोएब मलिक जो हैं पेशावर ज़ल्मी में, हमारे पाकिस्तान की अभी तो मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है, उनको कह सकती हूँ बिल्कुल। आई थिंक पिछला मैच बड़ा अच्छा फिनिश किया उन्होंने हैदर के साथ, और पहले मैच में भी जब वो खेल रहे थे तो बहुत अच्छी फॉर्म लग रही थी उनके बैट में, टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त बॉल निकल रहा था उनके बैट से। सो आई थिंक ही इज़ डेफिनेटली समबडी टू वॉच आउट फॉर। पिछले मैच में इमाम ने भी रन्स किए हैं, तो इनके जो 4-5 मेन पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ना, जो ओवरसीज़ के अलावा हैं, वो सब अच्छी फॉर्म की तरफ चल पड़े हैं पिछले मैच से अगर देखें तो ये बड़ा अच्छा साइन है ज़ल्मी के लिए। और बेन कटिंग तो फिर है ही स्पेशल पैकेज कोयटा के पास, बॉल के साथ भी और बैटिंग के साथ भी परफॉर्म करते हैं। आई थिंक कि वो अभी पिछले साल की जैसी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं हमने देखी, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में इस साल। तो खैर अभी तो 2 मैच हुए हैं, तो अभी तो बड़ा टूर्नामेंट पड़ा है, लेकिन अभी ताज़ा महल वो उनकी शादी भी हुई है, तो एग्जैक्टली शायद वो अभी उनको जाना था, तो छुट्टियों वाले मोड में है अभी। और फिर एरन को भी नहीं हमने इनवाइट किया इस बार पीसीबी ने, ये अफसोस भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि एरन लेकिन वो ही इज़ अ वेरी केपेबल ऑलराउंडर, ही इज़ डेंजरस अगर वो चल पड़े तो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। सही। और अगर बॉलर्स की बात की जाए, पेशावर ज़ल्मी को सबसे ज़्यादा खतरा तो अपने कैप्टन से ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर ही अभी तक उन्हीं को पड़ा है 51 4 ओवर्स में। नहीं, आई थिंक कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर है अपनी लाइनअप का, और जब उस पर मैच पड़ता है यूजुअली तो तब उसका बेस्ट बाहर आता है। तो अब जो उसके साथ हुई है पिछले मैच में, मुझे उम्मीद है कि आज वी विल सी समबडी डिफरेंट, लाइक ऑब्वियसली वहाँ भी होगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। यूजुअली उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि जब उसे बिल्कुल पुश किया जाता है ना अगेंस्ट द वॉल, तो जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता तो फिर वो वापस बड़ा कम बैक अच्छा करता है, लेकिन हर दफ़ा अपने आप को इतनी पीछे नहीं ले जाना चाहिए। सो लेट्स होप कि आज वो परफॉर्म करे, क्योंकि अगेन कैप्टन है, उसकी डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ सकता है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो मेरा ख्याल है कि आज वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। अच्छा, कोयटा के पास हसनैन है, लेकिन हसनैन चूंकि उनको पता चल गया उनके कैप्टन काफ़ी गुस्से वाले हैं, तो वो वैसे ही यंग हैं, तो थोड़ा प्रेशर में होंगे, या आज क्या उनको करना चाहिए? अगर नहीं पता चला तो शनवारी से पूछ सकता है कोई भी पूछ सकता है कि सरफराज कितने गुस्से वाले हैं। देखिए हसनैन अगेन वो सेम स्टोरी है, हसनैन हो गया, नसीम शाह, हारिस रऊफ हो गया, ये लड़के बहुत सुपर टैलेंटेड हैं, लेकिन गेम एक्सपीरियंस इतना नहीं है। अभी एक ही फॉर्मेट खेले हैं जो सबसे छोटा फॉर्मेट है, जिसमें आप सबसे कम सीखते हैं। सही। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब तक ये लोग सीजन 1-2 नहीं खेलेंगे, ये कंप्लीट बॉलर्स नहीं बनेंगे। ये तो लिख के रख लें बात पास, चाहे जो मर्जी आप बंदा दुनिया का ले आए, वो आपको यही बात कहेगा क्रिकेटर कि जब तक ये बॉलर्स ने एक फर्स्ट क्लास 2-3 साल नहीं खेली, ये पूरे बॉलर्स डेवलप नहीं हो सकते, और यही चीज़ उनमें लैक कर रही है। एट टाइम्स वो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हैं, दूसरे दिन बिल्कुल ऑन द अदर साइड होता है, तो वो कंसिस्टेंसी जो है ना। शाहीन आफरीदी में ऐसे क्या बात है जो इन तीनों में लैक कर रहे हैं? देखिए जैसे मोहम्मद आमिर जब आए थे तो नेचुरली वो उसकी लाइन और लेंथ कुदरती ऐसी थी कि जो आप चाहें भी तो बॉलर्स, मैच्योर बॉलर्स की भी नहीं होती ऐसी, इतने पक्के थे वो। तो ये अब कुदरती टैलेंट है, जिसमें ये नहीं है फिर उसको टाइम लगाना पड़ता है। तो वो अब मोहम्मद आसिफ है, उसके जैसी लाइन लेंथ, नया बॉल का कंट्रोल पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी बॉलर का नहीं था। आप वसीम भाई, इमरान भाई वगैरह सब बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन नया बॉल आसिफ से अच्छा कोई नहीं करता था। तो ये कुदरती कुछ चीज़ें होती हैं। तो शाहीन का बहुत फ़र्क है बाकियों से। सही। तो जो बाकी हैं उन्होंने अब वो करना है, और शाहीन इसीलिए पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। आप देखें बाकी किसी लड़का तीनों फॉर्मेट में आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि शाहीन स्पेशल है। सो इज़ देयर प्लेइंग एवरी गेम फॉर पाकिस्तान। अभी तो लोग कहते हैं कि यार इसको कभी रेस्ट कराओ, लेकिन जो कप्तान होता है वो कहता है नहीं शाहीन तो खेलेगा। बिल्कुल। तो ये अच्छा, फ़र्क कुछ है। अब हम हैदर अली की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। हैदर अली की आते साथ ही सबने तारीफ़ की, पिछले सीज़न में उनकी बहुत तारीफ़ हुई, फिर जितने हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो सब उनकी हाई होप्स हैं। हैदर अली से पिछले मैच में उन्होंने थोड़ा सा जलवा दिखाया भी है, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि क्या ऐसा करें, ऐसी गलतियों से अवॉइड करें कि जिसकी वजह से वो एक आने वाले दिनों में एसेट बन सके पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए भी? देखिए हैदर अली का जो नंबर पिछले मैच में भेजा है ना, मिडल ऑर्डर, ये मेरा ख्याल है उनको ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हैदर की टेक्निक नए बॉल वाली नहीं है। नए बॉल पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है अगेंस्ट द स्विंगिंग बॉल। वो अभी जिस तरह की फीट मूवमेंट है, नए बॉल पे बहुत चांसेस हैं कि वो स्कोर ना करें, जबकि पुराना बॉल जो कि स्विंग नहीं होता, वहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि वो दूसरी टीम को मार मार के बाहर ही निकाल दे गेम से, जो उसने किया पिछले मैच में। तो मेरा ख्याल है कि उसको अभी इस नंबर पे रखें।
साथ साथ जब ऑफ सीज़न हो PSL के बाद एकेडमी जाए, नए बॉल के ऊपर थोड़ी सी ट्रेनिंग करे, टैलेंट उसमें बहुत सारा है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट वो करेगा तो इंशाल्लाह टॉप ऑर्डर में खेले चाहे नीचे खेले वो ठीक हो सकता है। तो गुड न्यूज़ के हो सकता है, और जो अभी काम करने का है वो ये है कि इसको ये इस नंबर पे खिलाया जाए जहाँ पे अब खिलाया। चले, हैदर अली से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि जो भी उनकी वीकनेसेस हैं और जो भी स्किल को इम्प्रूव जैसे भी वो कर सकते हैं, जैसे कि उनके सीनियर्स जैसे सलमान ने गाइड किया वो करें। मैच जारी है, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। कौन होगा फातेह, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स मैच जारी है। 87 रन्स बना लिए मुल्तान सुल्तान्स ने और अभी उनकी सिर्फ 2 ही विकेट्स गिरी हैं। और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है उस टीम से जिसके पास हो मोहम्मद रिजवान। सलमान, ये क्या मोहम्मद रिजवान, आप कह रहे थे कि बैट्समैन से बैटमैन बन गए हैं, और जब टीम को ज़रूरत होती है, और जो कि आजकल उनकी टीम को तो हर मैच में ज़रूरत है और वो हर मैच में ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। आई थिंक कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। 27 बॉल्स में उन्होंने 50 रन बनाए, 57 है अभी 34 बॉल्स में। एज ए कैप्टन लीड कर रहे हैं बैटिंग में भी, और दूसरी तरफ अगर आप कीपिंग देखें तो वो भी आउटस्टैंडिंग है। और जिस तरह वो मैच को कंट्रोल कर रहे हैं वाइल बैटिंग, ये बड़ी खुशहाल चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि सिर्फ बैट्समैन अपना स्कोर नहीं कर रहा, वो उसके बाद देख रहा है कि टीम के लिए मेरी विकेट कितना ज़रूरी है, मेरा यहाँ पे रहना कितना ज़रूरी है, और वो उस हिसाब से अपनी इनिंग्स को एडजस्ट कर रहा है। सेंसिबल खेल रहा है, सिचुएशन को रीड कर रहा है, गेम अवेयरनेस अच्छी है। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं कि मुझे लगता है फ्यूचर में ये पाकिस्तान के कैप्टन बन जाएंगे आराम से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली करना और इस कदर खूबसूरती के साथ करना इज़ डेफिनेटली समथिंग वेरी स्पेशल। एक तो एक्शंस में तो जो भी मैच्योरिटी है सो है, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी इतनी काम और इतनी कंपोज है। वैसे ये समझ नहीं आ रही कि यही रिजवान थे, पहले भी पाकिस्तान के लिए ही खेलते थे और पाकिस्तान में ही थे। पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ है इनके साथ? कोई इन्होंने किसी से दुआ ली है, वो सरफराज कहते हैं कुछ पढ़वा के आए हैं, क्या किया क्या है, इतना कैसे बदल गए, या हमारी नजरें इनकी तरफ नहीं जाती थी? देखिए, ये मेहनती हैं, शुरू से बहुत मेहनती हैं, और इसमें एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप स्ट्रगल करते हैं एंड सडनली एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी सारी मेहनत का निचोड़ आपको फिर इकट्ठा ऐसे मिलना शुरू होता है। ये तो अल्लाह की ज़ात है देने वाली, टाइम वो सिलेक्ट करते हैं। सो आई थिंक ही इज़ समबडी जिसको हमने हमेशा हार्ड वर्क करते देखा है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में इसने हमेशा रन्स किए हैं। आप इसका अगर फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखें तो ये हर पोजीशन पे रन्स करता है, हर ग्राउंड में रन्स करता है, तो वो फिर कभी ना कभी वो चीज़ ट्रांसलेट होती है बड़ी क्रिकेट में। तो अब इसके लिए हुई है क्योंकि इस लेवल पे लोग टेलीवाइज क्रिकेट देखते हैं, उनके सामने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, तो उनके लिए सरप्राइज़ है, हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है। तो लेकिन प्लेजेंट सरप्राइज़ ये है कि जिस कंटिन्यूटी के साथ वो कर रहा है, और T20 में हम सब यही समझते थे कि शायद T20 में इनको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जिस तरह उसने अडेप्ट किया इस गेम में, मेरा ख्याल है कि उसको जितना क्रेडिट दिया जाए इस बात का कि उसने बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमें इस गलत साबित किया इस पे कि T20 में इतनी अच्छी अडेप्टेशन बड़े कम प्लेयर्स की है। नो डाउट। और क्रिटिक्स वाकई आप ये सही कह रहे हैं कि उनको कहते थे कि ठीक है अच्छे प्लेयर हैं लेकिन T20 के प्लेयर नहीं है। अच्छा, कुछ लाहौर की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। शाहीन आफरीदी के अलावा, जैसे कि आप पहले भी कह चुके हैं, बाकी उनको टाइम लगेगा बॉलर्स को समझने में, तो बॉलिंग जो है आज के मैच में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। सुहेल खान आए, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना दिया मुल्तान सुल्तान्स को, और लेकिन लाहौर कलंदर्स जिनको हम कहते हैं कि इनके पास तो बेस्ट फास्ट बॉलर्स और ये और वो, लेकिन आज उस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रही। देखिए, टैलेंट का लफ्ज़ हमेशा यूज़ किया, बेस्ट का कभी नहीं यूज़ किया। टैलेंट इज़ समथिंग डिफरेंट और बीइंग बेस्ट इज़ द आउटपुट। जो आपकी परफॉर्मेंस मैच विनिंग परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट जब आपकी बॉलिंग हो तो वो आप उसको बेस्ट कह सकते हैं। खाली टैलेंट इज़ नॉट बेस्ट, टैलेंट बहुत बेशुमार लोगों में। लाहौर कलंदर्स का क्रेडिट है कि वो पिक एंड चूज़ ज़बरदस्त करते हैं टैलेंट को, उसके ऊपर पैसा और टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसको सर्टन काबिलियत के लेवल पे ले आते हैं। आगे फिर प्लेयर्स ने करना है। जिस लेवल पे ये बच्चे आगे हम इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो इन्हें गुर आएगा आउट करने का। वो फन जो आर्ट ऑफ रन स्कोरिंग या आर्ट ऑफ विकेट टेकिंग है वो लंबी क्रिकेट से आता है, वो इनका एक्सपीरियंस नहीं है। शाहीन इज समबडी स्पेशल, वो घर से पूरा बॉलर आया और तीनों फॉर्मेट खेल रहा है वो जब से आया। ये उसको अल्लाह की खास अनायत है, उस पर किसी
कोच कोई कहे कि जी मैंने कर दिया तो फिर बाकियों के साथ सलमान मैच तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो शो है इसके वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। और जैसे कि आपने कहा कि नेचुरल टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। देखते हैं शाहीन आफरीदी अपने आने वाले जो ओवर्स हैं उसमें अपनी जो टीम है उसकी सिचुएशन कुछ बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। आप मैच एंजॉय कीजिए, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।